बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत 1, जो कि कक्षा 9वीं के लिए भूगोल की पाठ्य पुस्तक है। अर्थात यह भूगोल का सब्जेक्ट आपके कोर्स में है बच्चों। और इसका आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3। इसके आगे के अध्याय 1 व 2 हम पढ़ चुके हैं। यदि आपने वो अध्याय और उनके प्रश्नोत्तर वाले वीडियो नहीं देखे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों अध्याय 3 अपवाह। ठीक है, अध्याय 3 का नाम है अपवाह। तो शुरू करते हैं। अफवाह शब्द का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, अफवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। ठीक है, अफवाह मतलब उस क्षेत्र का नदी तंत्र। भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए, आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती है तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती है। तो भारत का जो भौतिक मानचित्र है उसमें स्पष्ट पता चलता है कि छोटी छोटी धाराएं मिलकर एक मुख्य नदी का निर्माण करती है। अंततः इनका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील या समुद्र या महासागर में होता है। और फिर इनका निकास कहाँ होता है? झील या समुद्र या महासागर में होता है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अफवाह द्रोणी कहते हैं। तो यह हमें पता होना चाहिए बच्चों कि एक नदी तंत्र, ठीक है, नदी तंत्र मतलब मुख्य नदी के साथ उसके साथ जो छोटी छोटी धाराएं मिल जाती वह भी आएगी उसमें नदी तंत्र में। तो एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है, जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अफवाह द्रोणी कहते हैं। ठीक है, मानचित्र का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र, ठीक है, कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अफवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। तो कोई से भी जो ऊंचा क्षेत्र होगा, जैसे कोई पर्वत होगा, ठीक है, या उच्च भूमि होगी, तो दो पड़ोसी अफवाह द्रोणियों को, अफवाह द्रोणी किसे कहते हैं? पूरे नदी तंत्र को कहते हैं ना बच्चों। नदी तंत्र को यदि दो अलग अलग नदी तंत्र है तो उनको जो विभाजित करने वाली ऊंची भूमि है उसे हम जल विभाजक कहते हैं। तो यहाँ पर देखो चित्र से भी स्पष्ट पता चलेगा आपको, ये जल विभाजक दे रखा है, ये जल विभाजक है बच्चों। यहाँ पर मतलब ये एक ऊंचा क्षेत्र है, एक ऊंचा क्षेत्र है यहाँ पर, और एक ये नदी तंत्र, एक यह है, एक अफवाह द्रोणी या नदी तंत्र ये है, एक नदी तंत्र यह है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रखा है धारा अ और धारा ब, और इन दोनों की विभाजक है यह जल विभाजक, जो कि एक उच्ची भूमि या पर्वत है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे भारत में अफवाह तंत्र। ठीक है, भारत में अफवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। तो भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां, है ना। दो मुख्य वर्ग कौन से बच्चों? हिमालय की नदियां और दूसरा प्रायद्वीपीय नदियां। ठीक है, भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियां एक दूसरे से भिन्न हैं। हिमालय की अधिकतर नदियां 12मासी नदियां होती है। तो बच्चों यहाँ पे जो दे रखा है कि भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया जाता है, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। तो हिमालय की नदियां वे नदियां हैं जिनका उद्गम हिमालय से होता है। ठीक है, हिमालय की नदियां वे नदियां हैं जिनका उद्गम हिमालय से होता है, और दूसरी प्रकार की नदियां होती है प्रायद्वीपीय नदियां। तो यहाँ पे लिखा है कि हिमालय की अधिकतर नदियां 12मासी नदियां होती है। 12मासी मतलब 12 महीने प्रवाहित होने वाली, 12 महीने उसमें जल प्रवाहित होता है। इनमें वर्ष भर पानी रहता है क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। हिमालय की दो मुख्य नदियां सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती है। तो दो मुख्य नदियां कौन सी है? दो मुख्य नदियां हैं सिंधु और ब्रह्मपुत्र, जो है इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती है। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गार्जों का निर्माण किया। हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती है ना। उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक लंबी प्रवाहित होती है। ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन क्रिया करती है। तो यहाँ पर एक शब्द जो आया था गार्जों का, है ना। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गार्जों का निर्माण किया है।
तो यहाँ पर गाढ़ जो दे रखा बच्चों, देखो ये पर्वत था, तो पर्वतों को काटकर मतलब पर्वतों के बीच से ये इस प्रकार से जो प्रवाहित हो रही है, तो इस प्रकार के भौगोलिक क्षेत्र को गार्ज कहा गया है ना। अब आगे हम पढ़ेंगे नदी की विभिन्न अवस्थाएं, है ना। नदी की विभिन्न अवस्थाएं यहाँ दे रखी है, देखो नदी की विभिन्न अवस्था है। नदी का स्रोत, ठीक है, नदी का स्रोत मतलब नदी की जहाँ से, नदी का स्रोत का मतलब है नदी का जहाँ से शुरुआत हुई है, ये उसका ऊपरी भाग है। फिर ये मध्य भाग आ गया है, और यहाँ जो है विसर्प का निर्माण हो रहा है, जो एक प्रकार की आकृति है यहाँ पर, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा ये विसर्प जो थोड़ा काला काला दिख रहा है, विसर्प है। गोखुर झील, ठीक है, गोखुर झील, ये सारे शब्दों के अर्थ अभी आगे आएंगे। ये नदी का प्रवाह का निचला भाग है, और यहाँ ये डेल्टा का निर्माण कर रही है ना। तो नदी की विभिन्न अवस्थाएं हम चित्र में पहले देख ले, फिर जब हम इसको पढ़ेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमने पढ़ा था कि यह जो नदियां है अपने मार्ग में तीव्र अपरदन क्रिया करती है तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का संवहन करती है, ठीक है, सिल्ट एवं बालू का संवहन करती है। मध्य एवं निचले भागों में ये नदियां विसर्प, गोखुर झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती है, ठीक है। सिल्ट और बालू, सिल्ट एक प्रकार के कंकर होते हैं और बालू का संवहन करती हुई ये नदी आगे बढ़ती है, और ये नदियां जो है इस प्रकार की आकृतियां बनाती है, विसर्प, गोखुर झील, और अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती। निक्षेपण आकृतियां मतलब नदी द्वारा प्रवाहित होकर आने वाली जो बालू और कंकर पत्थर है, उन आकृतियों का जमाव होने से, ठीक है, मतलब उन चीजों का जमाव होने से जो आकृतियां बनती है वे निक्षेपण आकृतियां कहलाती है। ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती है, तो पूर्ण विकसित डेल्टा का निर्माण भी ये नदियां करती है, ठीक है। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती है क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम तथा छिछली है, तो हिमालय की नदियों की लंबाई अधिक होती है, प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम होती है, और वो कम गहरी होती है। फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती है तथा पश्चिम की तरफ बढ़ती है। आप इस प्रकार की दो बड़ी नदियों को पहचान सकते हैं, तो हाँ पहचान सकते हैं, नर्मदा और ताप्ती जो दो बड़ी नदियां हैं और पश्चिम की तरफ बहती है, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट से निकलती तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है। अब हम आगे पढ़ेंगे हिमालय की नदियां। सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र ये तीन जो है हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां। ये नदियां लंबी है तथा अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियां आकर, ठीक है, अनेक महत्वपूर्ण तथा बड़ी सहायक नदियां आकर इनमें मिलती है। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। नदी और उसकी सहायक नदियों को मिलकर क्या कहा जाता है? नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। तो बच्चों हमें पता होना चाहिए, ये सामान्य ज्ञान का प्रश्न है कि सिंधु नदी का उद्गम जो है मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है। इस भाग में यह एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गार्ज का निर्माण करती है। तो गार्ज क्या होता है बच्चों? हमने देखा था अभी, गार्ज जो है यहाँ पर हमने चित्र में देखा था। गार्ज का निर्माण मतलब दो पहाड़ों के बीच से या पहाड़ को काट कर जहाँ से नदी निकलती है उस स्थान को गार्ज कहा जाता है, ठीक है। तो इस भाग में एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गार्ज का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियां जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा इस नदी में मिलती है। तो ये सहायक नदियां भी सिंधु में आकर मिल जाती है। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। तो ये जो नदियां है यह पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु में मिलती है। इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है तथा अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। तो सिंधु नदी अरब सागर में जाकर मिलती है, ठीक है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। सिंधु द्रोणी
सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल तथा पंजाब में है। पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है। यह विश्व की लंबी नदियों में से एक है। ठीक है। अब क्या आप जानते हैं सिंधु जल समझौता संधि के अनुच्छेद 2 जो कि 1960 में हुआ था के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई के लिए करते हैं। तो हम सिंधु नदी जल तंत्र का केवल 20% जल उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, जो कि समझौते के अनुसार है और सिंधु जल समझौता जो हुआ था 1960 में। अब हम आगे पढ़ेंगे बच्चों गंगा नदी तंत्र। तो हम ये क्या रहे हैं बच्चों, हम पढ़ रहे हैं हिमालय की नदियां पढ़ रहे हैं ना। क्या पढ़ रहे हैं? हिमालय की नदियां पढ़ रहे हैं। हिमालय की नदियों में हमने सबसे पहले पढ़ लिया सिंधु नदी तंत्र और अब हम पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र। ठीक है, गंगा की मुख्य धारा भागीरथी, गंगोत्री, हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। तो गंगा की जो मुख्य धारा जो भागीरथी है गंगोत्री हिमानी से निकलती है, गंगोत्री से, तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती। अलकनंदा इससे उत्तराखंड में मिलती है और यह गंगोत्री से निकलती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती है। तो हिमालय नदी और उसके तंत्र को हमें अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि बच्चों जो गंगा नदी है वह सबसे पवित्र नदी मानी जाती है और इसका बहुत अधिक महत्व समझा जाता है। तो हमें यह पता भी होना चाहिए। और इनमें से कुछ प्रमुख नदियां है यमुना, घाघरा, गंडक तथा कोसी। ये वे नदियां है जो हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां है जो कि गंगा में मिलती है ना। गंगा में मिलती है कौन कौन सी? यमुना, घाघरा, गंडक तथा कोसी। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। तो यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यह गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। इलाहाबाद में गंगा में मिलती है। घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय से निकलती है। इनके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्से में बाढ़ आती है, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। लेकिन ये वे नदियां हैं जो मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान कर कृषि योग्य भूमि बना देती। बाढ़ तो आती है इनके कारण, लेकिन ये तो भी मिट्टी को उपजाऊ बनाने का काम भी करती है। अब हम आगे पढ़ेंगे बच्चों। इसके साथ यहाँ पे एक जो चित्र दे रखा है, ठीक है, ये चित्र है देवप्रयाग में भागीरथी व अलकनंदा का संगम। ठीक है, देवप्रयाग जो है वहां पर भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। तो यहाँ दिखा रखा है ये। और क्या आप जानते हैं, ये भी हमें देख लेना चाहिए, नमामि गंगे परियोजना एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। इसमें राष्ट्रीय नदी गंगा, तो बच्चों गंगा को राष्ट्रीय नदी भी कहा जाता है, हमें पता होना चाहिए। इनमें राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित 2 उद्देश्यों प्रदूषण के प्रभाव को कम करना तथा उसके संरक्षण और कायाकल्प को पूरा किया जा सके। आप इस परियोजना के बारे में और जानकारी इस वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ दे रखा है। अब हम आगे पढ़ेंगे, जो कि इनके कारण प्रत्येक वर्ष बाढ़ तो आती है, लेकिन ये मिट्टी को उपजाऊपन भी प्रदान करती है। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियां चंबल, बेतवा तथा सोन है। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य नदियां जो है चंबल, बेतवा तथा सोन है। ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती है। इनकी लंबाई कम और इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है। ज्ञात कीजिए नदियां कैसे तथा कहाँ गंगा में मिलती है। तो हमें ये पता करना है कि जो चंबल, बेतवा और सोन है ये कहाँ पर आकर गंगा में मिल जाती है। बाएं से दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यहाँ नदी 2 भागों में बढ़ जाती है। भागीरथी हुगली जो इसकी एक वितरिका है, दक्षिण की तरफ बहती है। तो गंगा 2 भागों में बढ़ गई बच्चों यहाँ पे। एक तो भागीरथी जिसे हुगली भी कहा जाता है, भागीरथी हुगली दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है।
मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है एवं ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती है। तो जब यह दो मुख्य धारा में बंटने के बाद एक धारा तो बंगाल की खाड़ी में चली जाती है बच्चों, और दूसरी जो मुख्य धारा है वह दक्षिण की ओर बांग्लादेश में जाकर ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है और मेघना नदी का या मेघना के नाम से जानी जाती है वहां पर, और समुद्र में विलीन हो जाती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह वृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, कहाँ पर मिल जाएगी? बंगाल की खाड़ी में। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। इन नदियों के द्वारा जो डेल्टा बनता है उसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। तो डेल्टा एक प्रकार की आकृति होती है। क्या आप जानते हैं सुंदरवन डेल्टा का नाम वहां पाए जाने वाले सुंदरी पादप मतलब पौधों से लिया गया है। सुंदरी पादप से सुंदरवन डेल्टा नाम पड़ा है। वहां पे सुंदरी नाम के पौधे बहुत अधिक पाए जाते हैं। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। तो ये भी बच्चों हमें पता होना चाहिए, सामान्य ज्ञान के प्रश्न भी। गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। चित्र 3.4 देखें तो चित्र 3.4 में क्या आप गंगा नदी के अपवाह तंत्र को पहचान सकते हैं? तो बच्चों चित्र 3.4 ये आपकी बुक में बना हुआ है और यहाँ पर गंगा नदी के अपवाह तंत्र को क्या आप पहचान सकते हैं? तो देखो बच्चों यहाँ पे जो गंगा नदी का अपवाह तंत्र है तो आप देख सकते हो गंगा नदी, ठीक है, गंगा नदी जो है ये इसका अपवाह तंत्र ये रहा, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये रहा गंगा नदी का अपवाह तंत्र। ठीक है, ये रहा अपवाह तंत्र, यहाँ से यहाँ तक बह रही है ये। ठीक है, इधर बांग्लादेश में प्रवेश करके ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है, मेघना कहलाती है, और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो ठीक है, यहाँ पर इसका ये अपवाह तंत्र पूरा दे रखा है, आप इसको अपनी पुस्तक में देख सकते हो। अब हम आगे पढ़ेंगे। अंबाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। तो अंबाला जो नगर है, अंबाला जो नगर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, अंबाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। इन दोनों के बीच में जल विभाजक जो हमने पढ़ा है कि दो नदी तंत्रों के बीच में जो ऊंचा उठा हुआ भाग या पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय भाग है, उसे हम जल विभाजक कहते हैं। तो जो अंबाला नगर है वो इन दो नदियों के बीच के जल विभाजक पर स्थित है। अंबाला से सुंदरवन तक मैदान की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है, परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। दूसरे शब्दों में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है। इसलिए इन नदियों में अनेक बड़े बड़े विसर्प बन जाते हैं। विसर्प जो एक आकृति हमने देखी थी आगे, वैसे बन जाते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे। जो गंगा नदी की तीसरी प्रमुख नदी है ब्रह्मपुत्र, उसका नदी तंत्र अब देखते हैं हम बच्चों। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलुज के स्रोतों के काफी नजदीक से निकलती है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु और सतलुज के स्रोतों के काफी नजदीक से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा बारवा शिखर जो कि 7757 मीटर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है ना। गार्ज के माध्यम से जो आकृति हमने देखी थी, गार्ज क्या होता है, उसके माध्यम से प्रवेश करती है। यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। तो दिहांग के नाम से ब्रह्मपुत्र ही जानी जाती है अरुणाचल प्रदेश में, तथा दिबांग, लोहित, केनुला एवं दूसरी सहायक नदियां इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। तो क्या आप जानते हैं बच्चों, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। ये हमें पता होना चाहिए कि ब्रह्मपुत्र को ही तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, जबकि बांग्लादेश में से जमुना कहा जाता है। तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, अतः यहाँ इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है।
यहाँ नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है तथा बहुत सी नदी द्वीपों का निर्माण करती है। तो क्या आपको ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम याद है? तो बच्चों, यह जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाया जाता है वो है माजुली। ठीक है, माजुली। कौन सा? माजुली। प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है एवं बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। ठीक है, तो इस नदी में बाढ़ आती है जिससे बहुत नुकसान होता है। उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है। यह बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन लाती है। तो हमने यहाँ पर यह ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ लिया बच्चों। प्रायद्वीपीय नदियां अगले भाग में पढ़ेंगे।